Fertilization is the process wherein the ovum and the spermatozoa unite at the ampullary portion of the fallopian tube, the usual site of fertilization. फर्टिलाइजेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें ओवम और स्पर्मेटोजोआ, जो फीमेल गैमेट है ओवम और जो मेल गैमेट है स्पर्मेटोजोआ, दोनों एक साथ यूनाइट होते हैं और ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पोर्शन में, तो जो फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा पोर्शन होता है वहाँ पर ये यूनाइट होते हैं और वहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी पोर्शन है वो एक यूजुअल साइट है ह्यूमन फर्टिलाइजेशन के लिए। A mature ovum can only be fertilized within 24 to 48 hours after being released। तो जैसे ही एक मैच्योर ओवम का ओव्यूलेशन हुआ, मतलब ओव्यूलेशन क्या है, तो वैसा प्रोसेस जहाँ मैच्योर ओवम ओवरी से स्किप करके फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। ठीक है, तो जैसे ही एक मैच्योर ओवम ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आया तो उसके 24 से 48 घंटे तक के ड्यूरेशन में ही वो केपेबल है कि वो फर्टिलाइज्ड कर सकता है। अगर 48 घंटे के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा भी तो भी वो ओवम केपेबल नहीं रहेगा कि वो फर्टिलाइज्ड कर सके। जैसे ओवम का एक एज होता है कि वो 24 से 48 घंटे तक ही फर्टिलाइज कर सकता है, सेम उसी तरह स्पर्मेटोजोआ का भी एक एज होता है। जैसे द फंक्शनल लाइफ ऑफ द स्पर्मेटोजोआ इज़ ओनली 48 टू 72 आवर्स, मतलब जब स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो चुका है तो उसके बस 48 से 72 घंटे तक ही वो एबल रहता है कि वो किसी एक को फर्टिलाइज कर सके, नहीं तो फिर वो फर्टिलाइज करने के लायक नहीं रहेगा। The best time that fertilization would occur is 72 hours after sexual intercourse। तो जो सबसे बेहतरीन टाइम होता है फर्टिलाइजेशन का वो कब हो सकता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स के बाद। The fertilized ovum is propelled along the tube through the help of the peristaltic movements of the fallopian tube and the tube's cilia। तो जो fertilized ovum है अब उनको आगे जो fallopian tube के पार्ट्स थे उसके आगे तक पहुंचना है ताकि वो यूट्रस में पहुंच सके। तो ये जो ट्रैवलिंग होता है ओवम का, फर्टिलाइज्ड ओवम का, वो किस मूवमेंट्स के थ्रू होता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ ट्यूब सिलिया। जो ट्यूब्स में छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं वो जब फैलोपियन ट्यूब्स हो रहा होता है तो ये एक को एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करते हैं ताकि जो ट्यूब के अंदर जो ओवम है, फर्टिलाइज्ड ओवम है, वो बाहर की तरफ या कह सकते हैं कि यूट्रस की तरफ ट्रैवल कर सके। पॉइंट नंबर 5, द एवरेज टाइम दैट स्पर्म कैन रीच द सर्विक्स इज विद इन 90 सेकेंड्स। जो एवरेज टाइम होता है कि स्पर्म सर्विक्स तक कितने देर में पहुंचेगा तो वो होता है कितना, 90 seconds, and it can reach the outer fallopian tube within 5 minutes। तो fallopian tube के पास होते हैं तो outer fallopian tube तक ये सिर्फ 5 मिनट में ही पहुंच जाता है। कब, सेक्सुअल इंटरकोर्स के within 5 minutes। Point number 6, if the ovum has already been penetrated by a spermatozoa, it changes its composition so that it becomes impermeable to other spermatozoa। अगर कोई ओवम ऑलरेडी पेनिट्रेटेड हो चुका है बाय द स्पर्म तो अब इसके अंदर का जो कॉम्बिनेशन था, जो कॉम्पोजिशन था, वो अब चेंज हो जाएगा। और पहले क्या था, ओवम जो था वो परमेबल था, मतलब उसके अंदर स्पर्म आ सकता था, लेकिन जैसे ही कोई एक स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर दिया पेनिट्रेट करके, तो उसके बाद ओवम अपना कंपोजिशन चेंज कर देता है और इसका जो सेल्स होता है वो बहुत ही इम्परमेबल बन जाता है। मतलब अब उसके बाद कोई भी स्पर्म उस ओवम में पेनिट्रेशन नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 7, after penetration, the chromosomal material of both the ovum and the spermatozoon combine to form a zygote। जैसे ही पेनिट्रेशन हुआ तो जो दोनों सेल्स थे, जो ओवम थे और जो स्पर्मेटोजोन थे, दोनों के क्रोमोसोमल मटेरियल्स आपस में चेंज होते हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं और यही इन्हीं का जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, इन्हीं के बाद क्या बनता है, तो zygote। नेक्स्ट है फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द सर्टेनिटी ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो टोटल 3 फैक्टर्स है जो फर्टिलाइजेशन के सर्टेनिटी को डिटरमाइन करते हैं। सबसे फर्स्ट है द मैचुरेशन ऑफ बोथ द स्पर्म एंड द ओवम। ओवम और स्पर्म दोनों का मैचुरिटी क्या है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। जितने अच्छे से ओवम और स्पर्म मैच्योर हुए रहेंगे उतने ही अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है द एबिलिटी ऑफ द स्पर्म टू रीचेज द ओवम। एबिलिटी ऑफ द स्पर्म टू रीचेज द ओवम का मतलब क्या है कि स्पर्म का जो मोबिलिटी है वो कितना सही है। अगर स्पर्म का मोबिलिटी डाउन है तो वो ओवम को सही टाइम पे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और फर्टिलाइजेशन
नहीं होगा। थर्ड पॉइंट बोलता है द एबिलिटी ऑफ द स्पर्म टू पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन एंड अचीव फर्टिलाइजेशन। अब अगर स्पर्म में उतनी क्वालिटी नहीं है कि वो ओवम के जो ना पहले सुडर लेयर्स होते हैं उसको वो तोड़ सके, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज जब तक लेयर्स नहीं टूटेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो स्पर्म का पेनिट्रेशन एबिलिटी भी डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। अगर हम ऊपर से देखें तो अब तक फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा एक के इम्प्लांटेशन का। तो इम्प्लांटेशन के पहले कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, तो उनको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट कहता है द माइग्रेशन ऑफ द zygote towards the uterus reaches 3 to 4 days and it is propelled by the muscular contraction in the fallopian tube. नाउ जो जायगोट था वो अब फॉर्म हो चुका है, मतलब ओवम और स्पर्म के मिलने से जो सिंगल सेल बना वो जायगोट बना, और अब इसका माइग्रेशन होगा। बिकॉज ये फेलोपियन ट्यूब में बना है तो इसके बाद इसको यूट्रस में पहुंचना है ताकि वहाँ पे बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो अब क्या होगा, इस जायगोट को यूट्रस तक पहुँचने में टोटल 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। और ये किस मूवमेंट के थ्रू पहुंचता है यूट्रस तक, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो इस जायगोट को फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, माइटोटिक सेल डिवीजन और क्लीविंग starts after 24 hours. The rate of cleaving is an average of 1 every 22 hours. नेक्स्ट, जो माइटोटिक सेल डिवीजन है या क्लीविंग जिसको हम कहते हैं, ये अगले 24 घंटे में स्टार्ट हो जाता है और ये हर 22 घंटे में एक बार ज़रूर हो जाता है। तो माइटोसिस क्या होता है, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इन यूकैरियोटिक सेल्स दैट अकर्स व्हेन अ पेरेंट सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। During cell division, mitosis refers especially to the separation of the duplicated genetic materials carried in the nucleus. तो इसमें क्या होता है, जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं पेरेंट सेल से, जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एज द zygote reaches the uterus, it already has 16 to 50 cell divisions and it is now called a morula because of its bumpy appearance. तो जैसे ही जायगोट यूट्रस तक पहुंचता है तब तक इसमें 16 से 50 सेल डिविजन्स हो चुका होता है, और ये 16 से 50 हो चुके सेल डिविजन्स को हम लोग मोरूला कहते हैं। बिकॉज ये जो अपेरेंस है मोरूला का वो बहुत ही बम्पी लाइक होता है, जैसे कुछ फुला फुला सा दिखता है। The morula floats freely along the body of the uterus within 3 to 4 days and it becomes a blastocyst. मोरूला जब यूट्रस के अंदर आ जाता है तो ये 3 से 4 दिन तक फ्रीली फ्लोट करता है, तैरता है यूट्रस में, और अब जब 3 से 4 दिन बीत चुका है तब ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। The blastocyst attaches into the endometrium and this process is called implantation which occurs 8 to 10 days after fertilization. अब जो ब्लास्टोसिस्ट प्रिपेयर हो चुका है अब वो एंडोमेट्रियम से अटैच होगा, और इसी ब्लास्टोसिस्ट के अटैचमेंट के प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम के वॉल से अटैच होना ये कहलाएगा इम्प्लांटेशन। और ये कब होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कितने दिन पे, 8 to 10 डेज, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के 8 से 10 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। Apposition or brushing of the blastocyst against the endometrium is the first part of implantation. तो implantation में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है अपोजिशन या ब्रशिंग का। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम के अगेंस्ट अपना काम करता है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को ग्रैप्स करने का कोशिश करते हैं तो उसके अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे फिजिक्स में भी हम लोग पढ़े हैं कि जब हम लोग चलते हैं तो अपना जो अर्थ है उसको हम लोग पीछे की तरफ पुश करते हैं। तो सेम जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होता है तो ये ब्रशिंग का काम करता है, अपोजिशन का काम करता है, ताकि ये एंडोमेट्रियम को अच्छे से ग्रास्प कर सके या फिर पकड़ सके। Adhesion occurs afterwards. The blastocyst attaches to the surface of the endometrium, then invasion as it settles into the folds of the endometrium. अब जब ये पकड़ बना लिया, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अपना एंडोमेट्रियम पे अपना पकड़ वो बना चुका है, तो अब क्या करेगा, ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के वॉल से चिपकेगा, ठीक है, ताकि वो वहाँ पे अपना कंप्लीट जो साइकिल है वो कंप्लीट कर सके। तो अडेशन के बाद इन्वेशन होगा। ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, सबसे पहले ब्रशिंग किया, मतलब अपोजिशन करके एंडोमेट्रियम के वॉल को पकड़ा।
अडेशन किया, मतलब अब एंडोमेट्रियम जो वॉल था उसको ये उसके साथ ये चिपका, अब करेगा इन्वेशन, मतलब अब उसके अंदर ये घुस करके उसके बाद अपने सेल को ये अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, जहाँ पे ये घुसता कहाँ पे, तो एंडोमेट्रियम्स के फोल्ड्स में, जो एंडोमेट्रियम्स में गैप्स होते हैं उसके बीच में ये घुस करके अब ये अपना सेल को और ज़्यादा ग्रो करता है। On the day of implantation, the woman may experience a small amount of vaginal spotting as the capillaries by the implanting blastocyst। तो जिस दिन इम्प्लांटेशन होता है उस दिन ये पॉसिबिलिटीज होती है कि जो फीमेल है हो सकता है कि उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वजाइनल स्पॉटिंग हो, बिकॉज जो कैपिलरीज थी वो अब क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि ये जो ब्लास्टोसिस्ट था वो क्या क्या इन्वेजन क्या एंडोमेट्रियम में, तो अब एंडोमेट्रियम में जब इन्वेशन हुआ है इट मीन्स कि वहाँ के कैपिलरीज को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा, या फिर कह सकते हैं थोड़ा बहुत वो आपस में चेंज हुई, जिसकी वजह से वजाइनल स्पॉटिंग दिखता है। एज इम्प्लांटेशन अकर्स द जाइगोट नाउ बिकम्स एन एम्ब्रॉय, और जैसे ही इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है जाइगोट अब एम्ब्रॉय के रूप में बन जाता है। ये डायग्राम है फ्रॉम ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन का। तो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग अच्छे से देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो दिख रहा है एंडोमेट्रियम का लेयर, तो उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है ये है मसल्स लेयर, उसके बाद ये है ओवरी, और ये रहा ओव्यूलेटेड सेकेंडरी उस साइड्स। ठीक है, अब ये डे 0 है, यहाँ पे क्या है आसपास यहाँ पे स्पर्म्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसके बाद स्पर्म्स के साथ क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में हुआ है, तो अब ये फैलोपियन ट्यूब में ही 3 से 4 दिन मूव करता है। तो जैसे जैसे ये मूव करता है इसके अंदर सेल्स डिवीजन कंटिन्यू होते चले जाते हैं। फिर एक स्टेज आता है जहाँ पे ये मोरुला बनता है, उसके बाद फिर ये जब मोरुला बनता है तो ये यूट्रस के ऑलमोस्ट इनर लेयर में ये इन कर जाता है। इसके बाद जब 7वां दिन होता है तो ये ब्लास्टोसिस्ट अब धीरे धीरे करके अपना इम्प्लांटेशन शुरू करता है, और 8 से 10 दिन में ये इम्प्लांट कर जाता है। और अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट सेल्स था ये अब एम्ब्रायो कहलाने लगेगा। ये स्टेज वाइज है, फर्स्ट फर्टिलाइज्ड एग होगा, उसके बाद जाइगोट हो जाएगा, जो जाइगोट के साथ साथ फर्स्ट क्लीवेज भी होता है, मतलब जो सेल है वो सबसे फर्स्ट टाइम डिवीजन करता है। उसके बाद 4 सेल, फिर मोरुला, देन ब्लास्टोसिस्ट एंड देन एम्ब्रायो।